नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। दिसंबर जो 2026 का जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है, उसके लिए अभी से ही एक-एक यूनिट को आराम से धीरे-धीरे अच्छे विस्तार से कंप्लीट करते हुए जाएँगे। और जो आज कहानी को उठाकर लाया हूँ यूनिट 7 को, तो इसको हम सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तभी अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि तुम देख रहे हो, माधवराव सप्रे की ये पिक्चर है और मैं पहले लेखक के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा। हर एक कहानी से पहले पहले लेखक को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि लेखक को अगर तुमने पढ़ लिया और लेखक पर कमांड बना लिया, उनकी प्रमुख रचनाएँ, उनने कौन-कौन सी रचनाएँ की हैं, तो आपका जो यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी लगभग 75 से 80% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जिन लेखकों का नाम सिलेबस में लगा हुआ है, उनसे ही संबंधित क्वेश्चन उस यूनिट 2 से पूछे जाते हैं। इसलिए यूनिट 2 भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और लेखक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं माधवराव सप्रे के बारे में। तो माधवराव सप्रे की ये पिक्चर है, ठीक है? और देख पा रहे होंगे कि माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1871 में और उनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 1926 में, ठीक है? अब उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि माधवराव सप्रे ने कोई भी मौलिक उपन्यास नहीं लिखा है, ठीक है? या नाटक। मतलब इन्होंने ना तो नाटक लिखा है, ना उपन्यास लिखा है। ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए? सिर्फ कहानियों के लिए। क्यों? क्योंकि जो एक टोकरी भर मिट्टी है, वो हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। इसलिए इनका नाम सर्वप्रथम जाना जाता है कहानी के रूप में, ठीक है? इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी को छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1900 या 1901 में प्रकाशित की थी, इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने लगभग 6 प्रमुख कहानियाँ लिखी हैं और 200 निबंध लिखे हैं। कितने? 200 निबंध एवं समीक्षाएँ लिखी हैं। तो इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन-कौन सी हैं? एक टोकरी भर मिट्टी, जो हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। फिर सुभाषित रत्न लिखी है। फिर लिखी है एक पथिक का स्वपन, 1901 में ही लिखा है। फिर सम्मान किसे कहते हैं, ये भी उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी हो जाती है। फिर उसके बाद फिर कुछ प्रमुख निबंध हैं उनके। तो स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, फिर हमारे सामाजिक हास्य के कुछ कारणों का विचार। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। फिर उसके बाद अनुवाद भी किया है उन्होंने। गीता रहस्य का अनुवाद मराठी से हिंदी में किया है। हिंदी दासबोध का अनुवाद किया है। फिर महाभारत मीमांसा का अनुवाद किया है। फिर कुछ संपादन भी किया है, यानी इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन कार्य किया है। हिंदी केसरी 1907 में इन्होंने संपादन का कार्य किया है। तो ये सारी जानकारी हुई माधवराव सप्रे के बारे में। अब बात करते हैं कि जो यूनिट 7 है हिंदी कहानी, उसकी जो कहानियों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो जब भी आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका क्रम कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इनका क्रम कहानी का। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 और लेखक हैं माधवराव सप्रे और पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। फिर आती है चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 में लिखी गई थी और राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला ने इसको लिखा था और सरस्वती पत्रिका में लिखा था। फिर दुलाई वाली 1907 में लिखी गई थी और राजेंद्र वाला घोष बंग महिला और सरस्वती पत्रिका में छपी थी। फिर चौथे नंबर की आती है दुनिया का अनमोल रत्न, 1907 या 8 में होगा इसका, ठीक है? 1907 और 8 लिख लेना, तो ये हो जाएगा। प्रेमचंद्र की है और जमाना पत्रिका में छपी थी। फिर कानों में कंगना 1913, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और हिंदू पत्रिका में छपी थी। फिर उसने कहा था 1915 में और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। फिर आ जाती है आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की है, 1928 में लिखी गई थी और इसकी पत्रिका नहीं दी गई है। फिर आ जाती है अपना अपना भाग्य, जो 1928 नहीं 1929 या 31 दिया गया है, तो इसको याद रखना। जैनेन्द्र की कहानी है और विशाल भारत पत्रिका में छपी थी। फिर ईदगाह 1933 की प्रेमचंद्र की कहानी है और चांद पत्रिका में छपी थी। फिर गैंग्रीन या रोज
जो 1934 की आज्ञा की कहानी है। फिर आ जाती है राही, 1947 में लिखी गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की और हंस पत्रिका में छपी थी। फिर सिक्का बदल गया है, 1948, कृष्ण सोबती की है और प्रतीक पत्रिका में छपी थी। फिर चीप की दावत 1956, भीष्म साइनी की है, कल्पना पत्रिका में छपी है। फिर लाल पान की बेगम 1957 में फणेश्वर रात रेणु की है और कहानी पत्रिका में छपी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं राजा निर्वंशिया 1957 या 58 में, और कमलेश्वर इनके लेखक हैं। फिर परिंदे आ जाती है, और परिंदे हिंदी साहित्य में जो नई कहानी की धारा चली थी उसकी प्रथम कहानी कौन सी है? परिंदे है, 1957 या 60, निर्मल वर्मा की है और हंस पत्रिका में छपी थी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 की कहानी है और फणेश्वर रात रेणु की है और अपरंपरा पत्रिका में छपी थी। ठीक है। फिर आ जाती है कोसी का घटवार 1958 और शेखर जोशी की है और कल्पना पत्रिका। पिता 1965 से 65 या 68 ज्ञान रंजन की है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 और हरिशंकर परसाई की है। ठीक है। अमृतसर आ गया है 1973 की है और भीष्म साइनी और हंस पत्रिका में छपी है। तो ये थी कहानियों का क्रम। अब हम बात करते हैं कहानीकार के जन्म वर्ष के अनुसार उनका क्रम, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है और अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब तुम PYQ देखोगे ना तो उस समय तुम्हें फील होगा कि ये स्लाइड, ये 4-5 स्लाइड हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले माधवराव सप्रे 1871 में जन्म हुआ, इनकी ये लग रही है एक टोकरी भर मिट्टी। फिर प्रेमचंद्र 1880 में, दुनिया का अनमोल रत्न और रीत गाय। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला 1882, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म है 1883 और उसने कहा था। फिर जयशंकर प्रसाद 1889, आकाशदीप उनकी कहानी है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 और कानों में कंगना। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में उनका जन्म हुआ था और राही उनकी कहानी लगी हुई है। फिर जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 में और अपना अपना भाग्य लगा हुआ है। फिर अज्ञेय 1911 में जन्म हुआ और गैंग्रीन या रोज उनकी कहानी लगी हुई है। भीष्म साइनी 1915 में जन्म हुआ, चीप की दावत और अमृतसर आ गया है, उनकी 2 कहानियां लगी हुई हैं। फिर फणेश्वर रात रेणु की भी 2 कहानियां हैं, 1921 में जन्म हुआ था, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम उनकी 2 कहानियां हैं। फिर हरिशंकर परसाई 1924 में जन्म हुआ, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी लगी हुई है। फिर कृष्ण सोबती 1925 में जन्म हुआ, सिक्का बदल गया है। ठीक है। निर्मल वर्मा 1929, परिंदे। कमलेश्वर 1932, राजा निर्वंशिया। शेखर जोशी 1932, कोसी का घटवार और ज्ञान रंजन 1936 और पिता इनकी कहानियां लगी हुई हैं। तो ये 5 जो स्लाइड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको तो बिल्कुल इग्नोर करना ही मत। अब हम आते हैं एक टोकरी भर मिट्टी की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं, फिर कहानी को पढ़ेंगे। तो देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है जिसका प्रकाशन 1900 या 1901 में हुआ था, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था और बहुत ही छोटी कहानी है, लगभग 600 शब्दों की कहानियां है और इसमें जो चित्रण किया गया है वो अहंकार और स्वार्थ का चित्रण किया गया है। और ये तो मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है तो इसको भले मत लिखना। वर्ग भेद पर आधारित एक वृद्ध गरीब महिला का शोषण किया गया है, तो ये बात को ध्यान रखना। अब इसके पात्रों पर बात करते हैं। इसमें सिर्फ 4-5 पात्र हैं। जमींदार है, जमींदार का वकील है और गरीब अनाथ जो विधवा है वो, और विधवा की 5 साल की पोती है। तो इसको याद रखना कि कितनी साल की पोती है उसकी, 5 साल की पोती है। एक टोकरी भर मिट्टी की जो कहानी है उसके बारे में गोपाल राय के कुछ कथन हैं, उनको याद करके जाना है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इनको लाया हूं। कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए उन्होंने इसकी भाषा को ठेठ हिंदी भाषा बताया। ठीक है। दूसरा कथन है कि ये जो कहानी है अपनी संरचना में ओ हेनरी यानी अमेरिकी लघु कथा है और मोपासान जो फ्रांसीसी कथाकार हैं की अपेक्षा चेखव जो रूसी कथाकार हैं
तो उससे अधिक निकटता इनकी है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इनके दो महत्वपूर्ण कथन हैं। फिर अब देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी को, कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। एक जमींदार के महल एक जमींदार का महल था, उसके पास में एक झोंपड़ी थी, और वो झोंपड़ी गरीब अनाथ विधवा की थी। उसमें ही मतलब बहुत दिनों से रह रही थी वो, और उसमें ही उसका पति और उसका पुत्र और उसकी जो बहू थी, पतहू मतलब बेटी की पत्नी, वो उसमें मर गई थी। और 5 वर्ष की लड़की को छोड़कर, और 5 वर्ष की लड़की ही वृद्धा काल में उसके सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुनाया, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे यहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। फिर उसके बाद एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दे। ठीक है। वह पर वह गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोंपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। मिट्टी ले जाने के लिए श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब देखिए, विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों पर गिरने लगी, तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर वह स्वयं ही टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़ा। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। फिर वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उनका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? तो आप ही इस बात पर विचार कीजिए। फिर उसके बाद जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो ये थी एक टोकरी भर मिट्टी।
तो ये कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसमें हमने चर्चा की। सबसे पहले माधवराव सप्रे के बारे में जाना, फिर उसके बाद कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका क्रम जाना, फिर लेखकों का क्रम, फिर उसके बाद गोपाल राय के कथन देखे, फिर उसके बाद कहानी के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखा, और फिर उसके बाद अपन ने कहानी पढ़ी। तो ये पूरे के पूरे पॉइंटों को कवर करने वाली वीडियो है। और अगर आपको सच में ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें ये वीडियो सच में यूजफुल लगी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।